और एक ट्रिलॉजी है जिसकी ये एक किताब है। मैंने ये किताब पढ़ी एंड आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस बुक वाज कि अगर कोई भी दिल्ली से नावाकिफ है और अगर दिल्ली को थोड़ा बहुत जानना चाहता है, दिस वुड सर्व एज अ वंडरफुल गाइड फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ शाहजहांबाद। और एक एक मॉन्यूमेंट की एक एक जर्रे की खबर आपने दे दी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरा एक्चुअली ये था कि जब मैं खुद दिल्ली आई थी 2013 में और मैंने एक्सप्लोरेशन शुरू किए थे दिल्ली में, so I realized that there were many books written, but they were the books were not written in such a way that they was so very interesting for people. They were written in Urdu. There were many Urdu books, and so that is what I tried to emulate. I tried to emulate the book Sir Syed Ahmad Khan's book, Bashiruddin Ahmad Saab's book. कि उस तरह से मैं कोई किताब लिखूं कि make it historical, anecdotal, oral history, हर चीज मिला जुला के मैंने एक लिखने की कोशिश की थी. So that was, I'm glad that some of it has come through. Of course, I cannot claim to be anywhere near those two gentlemen because वो तो iconic figures है. But yes, I tried to copy them in some way to be able to make it a city which is historical as well as people live in it, to be able to convey that. Right. That's a very interesting concept. You're not just talking about dead things basically or bygone things. आप ऐसी चीजों की बातें कर रही हैं जिनका सिलसिला अभी तक जारी है, जिनमें आपने जिन लोगों का जिक्र किया है जो अभी मौजूद हैं। तो ये अंदाज आपने कहाँ से ख्याल आया आपको किस तरह लिखा जाए? ये मेरे ना मतलब मेरी राइटिंग है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस नेचुरल होती है. इट्स लाइक आई स्पीक द वे आई स्पीक इज हाउ आई राइट आल्सो. सो आई द ओनली थिंग आई मेक श्योर इज कि मेरी रिसर्च जो है वो पक्की होनी चाहिए और अपने इम्कान तक ये मेरी कोशिश रहती है कि कोई चीज गलत ना लिखूं. गलतियां तो बहरहाल इंसान से होती है, कुछ ना कुछ कभी कभार हो जाए, बट आई ट्राई टू मेक रिसर्च एज फार एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एज वेल एज not only research in books and academia, but also do oral history. So I go and talk to a lot of people. तो जैसे Forgotten Cities थी, इससे पहली वाली जो किताब थी इस ट्रिलॉजी की, उसमें मॉन्यूमेंट में सिर्फ मैंने मॉन्यूमेंट्स के बारे में ही बात की है. जस्ट वन और टू मॉन्यूमेंट्स इन व्हिच देयर आर पीपल एसोसिएटेड विद इट. जैसे शरुल मनाजिल है, देयर इज एक वहाँ पे इमाम थे who was still there. So only those I talked about people there. Otherwise, I talked basically about the monument and what happened, the history associated with it. लेकिन शाहजहानाबाद is a city which still has a continuation. There are people who are there, जैसे एक चंगेजी साहब हैं जो शाहजहां के वक्त से उनका खानदान है इस पुराने शहर में. So these are the people who gave it the continuity. So it was very easy to just flow with it. Right. And how different is it when you're talking about like for example जैसे अगर मैं इससे कंपेयर करूं द लास्ट मुगल से या किसी भी ऐसी किताब से जो हिस्टोरिकल किताब मानी जाती है, तो उसमें एक नैरेटिव होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. या मैंने लास्ट वीक सुदीप चक्रवर्ती जी के साथ किया था, तो उनमें भी प्लासी में एक नैरेटिव है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस नैरेटिव, ये एक इस तरह की किताब है जिसमें यू टॉकिंग not with people but the primary characters in the book are the monuments in themselves, चाहे वो रेती हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, या इस तरह के monuments हैं. इनको लेके नैरेटिव क्रिएट करने में और लोगों को लेके नैरेटिव क्रिएट करने में क्या डिफरेंस महसूस होता है? मैंने इसीलिए ना किताब का सीरीज का नाम है वे स्टोन स्पीक. So बिल्कुल. The monuments are the heroes of the book. और they are the ones, उन्हीं की कहानी मैं सुना रही हूँ. So it's exactly like you have a set of characters, whether you have whether it is Bahadur Shah Zafar or whether it is Shah Jahan. I am talking about things that they made. So I'm talking of it from their point of view. So I describe what happens inside. जैसे मेरे इसमें एक वो है, there is one part of a chapter where I've described कि दरबार होता कैसे था. Diwane Am and we see the Takht-e-Shahi. So what happened there? So I describe that. So I'm describing it from the point of view of what a monument goes through, who comes there, and what happened there, what are the events that took place. So it's almost the narrative ही है. It is the only thing is that the inanimate object है that I'm making, that I'm talking of.
एनिमेट बेसिकली। जी, राइट राइट, इंटरेस्टिंग। इसमें अगर मैं बात शुरू करूं तो सबसे पहले कहानियों की बात, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी इसकी आपने काफी डिस्कस की है, और ये फिर हमारे यहाँ अलग से भी डिस्कस हुई थी, ये अगर फिरदौस बर रूए ज़मीं است। तो इसके बारे में इस पे कुछ रोशनी डालें कि ये जो फिक्रा है, ये शेर का मिसला है। अमूमन ये समझा जाता है कि ये कोई एम्परर गया था, उसने कश्मीर देखा था, और कश्मीर से काफी मुंसलिक हो गया है कि ये अगर दुनिया में कोई फिरदौस, कोई जन्नत होती तो वो यही है, और कहीं नहीं है। लेकिन आपने इस पे काफी रिसर्च करी, इसकी कुछ कहानी हमसे शेयर करें। देखिए, जब मैंने ये सबसे पहले इसको शेर को पढ़ा था, तो मैं खुद एमए कर रही थी। ये 70s की बात है, 77 या कुछ में। तो हमसे उस वक़्त सबने यही कहा था, क्या कहते जी हैं, जब हम के लिए आए, दिल्ली आए, तो हमसे यही कहा गया कि ये जो है वो जहांगीर ने कहीं कहा था, और जब वो कश्मीर गए थे, और सबसे पहले जहांगीर ने क्या बहुत ही खूबसूरतियों का मतलब जिक्र किया है अपनी किताब में, फ्लोरा, फौना, वहाँ के फूल, हर तरह की खूबसूरती का जी जहांगीर ने जिक्र किया। So it was just presumed that this is also one of his verses, and he said it, and I also thought that ठीक है, होगी बात। फिर जब मैं ये किताब लिख रही थी, then as I said, I was reading ये 2-3 साल पहले की बात है। So I had gone to Srinagar, and I asked, I said, where is this verse? And I was told कि शालीमार बाग में एक ब्लैक पवेलियन है, और ब्लैक पवेलियन में लिखा हुआ है। ऐसे ठीक है भाई, मैंने 4-5 घंटे गुजारे उस ब्लैक पवेलियन में, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह। लोग रंगों की दीवानी हो गई है, लेकिन मैं हर जगह उसको टटोलती फिरी कि भाई कहीं तो ये मिले, अगर लिखा हुआ है तो इट शुड बी देयर समवेयर, बिकॉज शालीमार बाग इज वेरी वेल प्रिजर्व्ड। लेकिन मुझे कहीं वो मिला ही नहीं। फिर उसके बाद I asked a lot of people, and I started reading books on the gardens of Kashmir, and nowhere does any book mention that it is written for any garden in Kashmir, or in any garden in Kashmir. So I said, okay, this is definitely not written in Shalimar Bagh, wherever else it may be written. Then when I was researching, I was reading Maulvi Bashiruddin Ahmad's book Waqiyat-e Darul Hukumat-e Delhi. उसमें वो कहते हैं कि ये जो है शेर अल्लामी सादुल्ला खान का लिखा हुआ है, और उनके ही उन्होंने काफी लिखे हैं, द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट, द किला बीइंग बिल्ट, बिकॉज इट वाज अंडर हिज सुपरविजन, ही वाज द वजीर। तो उन्होंने तस्बीह खाने में और बैठक में आर्चिस के ऊपर उनके फारसी के शेर अशार हैं वहां मौजूद। एक शेर वहां पर भी, एक रुबाई है उसके अंदर, इन द मुसम्मम बुर्ज ऑल्सो। So it is the one, these are credited to Sadullah Khan. So for me it was very logical कि if Bashiruddin Ahmad साहब is saying कि ये उन्हीं का लिखा हुआ है, तो he is the one who's making it, he is the one who's already writing verses in it, so he could also write this. लेकिन this is popularly credited to हज़रत अमीर खुसरो कि ये उन्होंने कहा है। Now इसलिए है because नूहे सिपर में सबसे पहले अगर हिंदुस्तान की तारीफ हुई है, तो वो उन्होंने करी है। He is the first one to praise Hindustan as a country, and उन्होंने दिल्ली को भी हजरत दिल्ली का नाम दिया था। तो कश्मीर तो is out of the question, because वो कभी कश्मीर नहीं गए। So then I started talking to Farsi scholars, and they said ठीक है, ये उन्होंने लिखा होगा, लेकिन it's not there in any of his divans. Plus it is not a verse of the kind of quality that Hazrat Amir Khusro used to write. It's an ordinary verse. It's beautiful in context, but not as far as artistry of the words go. तो आई सेड अच्छा, फिर ढूंढती रही मैं, एंड आई वाज मोर और लेस कन्विंस्ड कि ठीक है, ये सादुल्ला खान का ही लिखा होगा, एंड दैट इज व्हाट आई हैड वाज राइटिंग इन माय बुक। दिस देन लास्ट ईयर देयर वाज आई मेट प्रोफेसर कासमी, वो एचओडी थे फर्स्ट डिपार्टमेंट के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड बहुत माने स्कॉलर हैं फारसी के। ही हैज ट्रांसलेटेड book from Farsi to Urdu, Sairul Manazil, which is also on Delhi Farsi. तो उनसे मेरी बात हुई, तो he said कि there is a reference to it in the National Museum. Go and see the Diwan of Tahir Khan Ashna. Now Tahir Khan Ashna was the Wazir of he was the librarian of Shah Jahan. He was the nephew also, और उनके हम उम्र भी थे, और काफी उन दोनों में दोस्ती थी। अच्छा, ताहिर खान आशना जो थे वो कश्मीर में भी रह चुके थे। सो हम गए, फिर हमने आई टुक परमिशन, एंड वी आई आस्क्ड द जो वहां पे आर्काइव्स में हैं, इन चार्ज ऑफ द
Arabic manuscripts and Persian manuscripts. Can you take it out? तो खतीबुर रहमान साहब ने निकाली, परमिशन हुई, सब कुछ बकायदा हुआ. We went there. मेरे क्योंकि अब तो जैसे हम तुम दोनों फारसी सीख रहे हैं, उस वक्त तो कर फारसी अभी भी इतनी अच्छी नहीं हो, उस वक्त तो बिल्कुल बहुत ही कम आती थी. तो I requested प्रोफेसर जमीलुर रहमान of जाकिर हुसैन कॉलेज. I said रहमान साहब आप मेरे साथ अगर चल सकते हैं, बिकॉज ये किताब तो निकल जाएगी. अच्छा, उन्होंने मुलख्खिस शाहजहां जो है इनायत खान की, वो उन्होंने एडिट करी है. सो ही वाज वेरी फेमिलियर विद ऑल दिस. तो वो मेरे साथ गए. अच्छा, हम लोग वहां बैठे, वो निकला, मैन्युस्क्रिप्ट निकली. अब वो एक एक पेज बैठ के देखना शुरू किया हम लोग ने. तो शुरू में देयर इज अ लॉन्ग मसनवी ऑन कश्मीर. तो हम लोग ने प्रिज्यूम किया, क्योंकि दिमाग में तो फिर भी यही था कि कश्मीर के लिए है. सो वी स्टार्टेड लुकिंग इन दैट, थिंकिंग कि ये इन्होंने ही लिखा होगा, ताहिर खान आशना का ही ये शेर है, बिकॉज वो आशना उनका तखल्लुस था, वो भी शायर थे. सो कश्मीर वाले में तो हमें कहीं मिला नहीं. Then suddenly there was a description and suddenly रहमान साहब said, he said ये है. And इतना तो फिर मैं पढ़ती हूँ, so I could read. हाँ, उसको लिखा हुआ था. अगर फिर दोस्त बर्रुए ज़मीया सरे, I was out so thrilled. I said चलो, कोई नहीं ढूंढ पाया, हमने ढूंढ लिया कि ये इसका असली पोएट जो है वो ताहिर खान आशना है. Very thrilled. Then he said, okay, let's read it again. So when he read it again, तो ऊपर उस पे लिखा था बकौल हजरत अमीर खुसरो. ये बहुत एंटी क्लाइमैक्टिक सा था जी. So we were back to where we started. तो and ये वो पूरी रेड फोर्ट की ही तारीफ में उनका एक पूरा वो पोएम है जिसमें ये लिखा हुआ था उन्होंने. तो but I consulted a few more Persian scholars on that. So some said that it is possible that by that time इनका इतना नाम था अमीर खुसरो का, especially in Farsi, कि people just naturally attributed it to him. So अब जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह, ये तो अल्लाह ही जानते हैं कि किसने लिखा है, क्योंकि अगर अमीर खुसरो ने लिखा है तो उनकी दीवान में क्यों नहीं है, और बाकी इसकी वो किधर है भाई. गजल है, नज़म है, जो भी कुछ है, वो बाकी सब कहाँ है. गजल तो और कहीं, मतलब दिस इज एक ही मिसरा है ना, बाकी किधर है. सो अब पता नहीं, इसलिए लिख दिया है कि I have written in my book, but this is now for people to judge. I still feel, my personal feeling is that I would go with Maulvi Bashiruddin Ahmad, but it's up to everybody to decide कि who wrote it. ये है कि शाहजहां ने अपने शायरों को बुलाया था और ये कहा था कि तुम भाई इसकी तारीफ लिखो इस किले की, जिस दिन जब वो सबसे पहले आके जो कहता है जलवा अफरोज हुए थे इस किले में. That is recorded in शाहजहां. तो मतलब ये समझा जा सकता है कि चाहे अमीर खुसरो ने लिखा हो या दूसरे साहब ने लिखा हो, सादी नाम बताया ना आपने, सादुल्ला खान, लेकिन ये लिखा दिल्ली की तारीफ में ही गया है, इसका कश्मीर से कोई रब्त नहीं है. कश्मीर से कोई लेना है दिल्ली के लिए. और अगर उनका हजरत अमीर खुसरो का है तो पहले ही दिल्ली की उन्होंने बहुत तारीफें लिखी हैं, उसको हजरत दिल्ली कहते थे वो. सही, बिल्कुल. हाँ, लेकिन बहुत फर्क है जो जमाना अमीर खुसरो ने देखा होगा और फिर शाहजहां के जमाने में. तो शायद कोई ना कोई हजरत दिल्ली उस जमाने में रहा होगा शायद. जैसे मीर फरमाते हैं कि दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई सूरत नजर आई. तो खैर माशाल्लाह, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने शेयर की. अच्छा, इससे हम आगे बढ़ते हैं. आपने क्योंकि ये किले की कंस्ट्रक्शन को और बहुत बारीकी से आपने टच किया है, उसके साइज से लेके किस तरह वो बनाया गया, किन साहब ने उनमें ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन था. एक नहरे बहिश्त का जिक्र आता है जिसको बाकायदा इस कैनाल को इस तरह डिग किया गया था कि वो एक तरह की वाटर सप्लाई मतलब सप्लाई कर सके पूरे शहर को, और अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि वो एंटर होती थी. तो ये नहरे बहिश्त पे अगर कुछ आप बात कर सकें तो बताइए. तो देखिए, इन्होंने तस्वीर लगाई दी है, तो मैं अपने ब्राउजर से दिखाती हूँ. ये तो यमुना है और यमुना के किनारे ही किला बना था. जी. और जहाँ मेरे सखत ब्राउजर है, ये जगह है, इसको शाह बुर्ज कहते हैं, और इधर ये असद बुर्ज है. तो शाह बुर्ज का अब तो गुम्बद टूट चुका है. ये 1857 में शहीद हो गया था इनका गुम्बद. लेकिन यहाँ से जमुना से पानी पंप अप होता था और उसके बाकायदा एक मैकेनिज्म थी जिसको शुतर गुलू कहते थे, कैमल्स नेक. उस मैकेनिज्म के थ्रू ये पानी ऊपर जाता था और वहां पे
एक शाहबुर्ज के अंदर से ये नहर बहिश्त बहती थी और पूरे किले में जाती थी और आखिर में जाके जो खंदक थे और बावड़ी थी वहां तक जाती थी पानी, और खंदकों में जाके फिर ये छूट जाता था। तो ये सर्कुलेट होती रहती थी। इसको इन्होंने, मैंने कहा ना, अभी इसको इसीलिए मुझे और लगता है कि ये जो शेर है फिरदौस इसके लिए लिखा गया, बिकॉज इसको इन्होंने जन्नत के ही उस पे तर्ज पे बनाने की कोशिश की है कि भाई नहरे बहिश्त, जन्नत में तो नहरें हैं, जन्नत में बाग हैं, तो वही नहर इन्होंने यहाँ बनाई। चाहे इसमें जगह जगह के ऊपर फाउंटेन्स थे, चांदी के सोने के फाउंटेन्स थे, जो पूल्स थे बहुत ही खूबसूरत, बेशकीमत उसमें पत्थरों का जड़ाव था, जो एक खास तौर से इम्तियाज महल में और शाहपुर में खुद में जो दोनों वो फाउंट बने थे, बेसिन्स बने हुए थे जिसमें वो फाउंटेन लगे हुए थे, उनमें सारे प्रेशियस सेमी स्टोन्स थे, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाई थी। और ये पूरे महलों में से होती हुई, क्या कहते हैं, शाहपुर से होती, फिर हम्माम में हो जाती थी, बीच में हीरा महल और ये मोती महल, फिर हम्माम, फिर दीवाने खास, फिर सारे जो जनान शाही महल थे उनमें से होते हुए दीवाने बागों में जाती थी। तो सावन भादों जो वहां पे 2 पवेलियन बने हैं उसमें जाती थी। तो ये बिल्कुल एक अपने तरह की एक नायाब सी चीज थी। एक तो ठंडा भी रखती थी गर्मियों में, और पानी का वो इससे वो हो जाता था कि भाई हर जगह पानी पहुंचता था, इंक्लूडिंग किचन्स। जी जी, हाँ ये आपने ऐड किया था, अच्छा किचन्स तक में जाता था पानी, हाँ। बड़ी आसानी होती होगी उससे। हाँ। और एक नहर जो थी वो शाहजहानाबाद में बहती थी, फैज नहर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी दोबारा अर्ज कीजिए, आपने क्या फरमाया? मैंने कहा एक फैज नहर जो थी वो शहर में बहती थी, शाहजहानाबाद में भी हर जगह जाती थी और सबको पानी मुहैया करती थी कि वहां पे भी सबको आसानी हो जाए। क्या बात है, सही। मुझे इसकी ठंडा करने के मैकेनिज्म से आई कुड रिलेट विद, मुझे बहुत पहले बताया गया था कि मक्का में जो हरम है वहां पे उन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म यूज किया था कि क्योंकि वहां यहाँ सहरा है और इसलिए गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो लोग पतले पतले ट्यूब्स में पानी जो है वो टाइल्स के नीचे वहां बहता है ताकि टाइल्स जो है वो ठंडे रहें। तो मतलब इस तरह का मैकेनिज्म आज से 400-500 साल पहले इस्तेमाल करना अपने आप में इट्स अ मार्वल रियली। बिकॉज नीचे की तरफ जहां बिल्डिंग्स थी, जैसे दीवाने खास था, उसमें नीचे पत्थरों के नीचे से जा रही है, फिर वो बाहर निकल आती थी। तो ये बहुत ही अपने आप में सच में इनोवेटिव तो था ही, इनोवेटिव था, खूबसूरत था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ, आपने, मैंने दूसरे लेक्चर्स में भी और दूसरे इंटरव्यूज में मैंने इसका जिक्र सुना था कि आपने ट्रांसलेशन जो है उर्दू बुक्स का वो काफ़ी इस पे ध्यान दिया, चाहे वो दास्ताने गदर हो या दिल्ली का आखिरी दीदार हो। तो इस चीज़ ने कितना कंट्रीब्यूट किया कि आपने एक नई चीज़, नई तो नहीं कहूँगा, लोग करते आए हैं, लेकिन हाँ पुरानी ऐसी किताबें जो उर्दू में लिखी गई हैं, खासतौर से जैसे आपने भी फरमाया था उर्दू की नॉवेल्स और उर्दू की शायरी वगैरह पे तो बहुत लोगों ने ट्रांसलेशन का काम किया है, लेकिन जो रियल एकेडमिक वर्क है वो उर्दू को लोग बस समझते हैं कि तो शायरी की ज़बान है, इसमें कुछ सीरियस काम नहीं हाँ, हुआ। तो तो इस मेरा पे ये आप कुछ कमेंट कीजिए। कि जो जैसे आपने कहा कि भाई शेरो शायरी नॉवलें तो ट्रांसलेट हो ही रही हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, खासतौर से जो 19वीं सदी में, अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी वो जो लिखे गए हैं, उसमें जो है ना, जो एक दिल्ली है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट दिल्ली फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द 17th सेंचुरी, जब दिल्ली बसी है, या उससे पहले अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। और ये किताबें अब उर्दू में लिखी गई हैं। अब उर्दू आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मुझे जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी फॉर माय मॉन्यूमेंट्स, लेकिन उसी दौरान मुझे दास्ताने गदर मिली और मैं वो पढ़ रही थी। जिक्र भी आपने किया द लास्ट मुगल का, तो लास्ट मुगल में विलियम डैलरम्पल ने लिखा है कि देयर इज दिस लवली बुक कॉल्ड दास्ताने गदर एंड इट्स अ सरप्राइज दैट नोबडी हैज ट्रांसलेटेड इट। मैंने सोचा चलो मैं ही करती हूँ। मैंने इसलिए उस प्रोजेक्ट को ले लिया। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। खैर, दास्ताने गदर इतना मुश्किल नहीं मुझे हुआ। द डिफिकल्टी वाज नॉट इन द ट्रांसलेशन, द डिफिकल्टी वाज इन गेटिंग द रेफरेंसेस, बिकॉज मुझे ये लगा कि इफ आई एम ट्रांसलेटिंग इट आई हैव टू ऐड समथिंग टू इट। सो
I try to explain each and every unexplained event in that. क्योंकि उसमें ज़हीर दहलवी तो बस ये कह देते हैं कि उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, 9वें दिन ये हुआ, चौथे दिन ये हुआ, which is a very vague way of describing such a momentous happening. तो उस पे मैंने बहुत मेहनत करी to find the notes अगर आप उसमें देखें footnotes and notes बहुत है. अच्छा, एक जैसे था बहुत मजे का किस्सा उसका और है कि उसमें ये हो रहा है, ज़हीर दहलवी कह रहे हैं पलटने आ रही हैं, अब रेजिमेंट्स आ रहे हैं हर जगह से सिपाहियों के टू जॉइन द सिपाहीज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ही सेज के नीमच की पलटन आ गई, यहाँ से पलटन आ गई, वहां से पलटन आ गई, और एक पलटन वो कहते हैं सफर मीना से पलटन आ गई. तो मैं इसका जिक्र काफी करती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत एक चैलेंज था. अब मैं ज्योग्राफी मतलब सारे मैप्स लेके बैठ गई कि ये सफर मीना आखिर किस जगह थी. मुझे ना सफर मिले, ना कहीं मीना मिले, कोई ऐसे नाम की जगह ही ना मिले. तो आई केप्ट हंटिंग, देन इवेंचुअली बिल्कुल किताब तैयार पे थी तो मैंने शम्स रहमान फारूकी साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर कैन आई हैव सम टाइम विद यू बिकॉज़ कुछ चीजें मुझे आपसे पूछना है. तो इसे खैर वो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत इनकरेज करते हैं वो. खैर जब मैं उनके पास गई, मैंने दिखाया, मैंने कहा ये पूछना था, तो वो बस लेकिन ये सैपर्स एंड माइनर्स है. I would have gone with सफर मीना, ये कोई जगह है, और I would have written a footnote कि पता नहीं कौन सी जगह है बट ये जगह की पलटन आई. Turned out सैपर्स एंड माइनर्स. तो इस तरह की चीजें थी. वो लैंग्वेज जो था, अब जैसे जब दास्ताने गदर में कर रही है, ये असरुल सनादीद, इसमें जो जबान थी वो जबान अब बोली नहीं जाती है. तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंज था टू सिट विद a lot of dictionaries and I took a lot of help from a lot of people. मैं इतने वो स्क्रीनशॉट्स भेजा करती थी, फारूकी साहब को भी भेजती थी. स्क्रीनशॉट तो मैं फारूकी साहब को भेजती थी, कहती थी सर जब आपको वक्त मिले तब बताइएगा एंड आई विल कॉल यू. फिर अजमल सिद्दीकी एक मेरे दोस्त हैं, उनको मैं भेजती थी. फिर एक अदरा आपा हैं शायरा, उनको भेजती थी. बिल्किस भाभी हैं, बिल्किस हुसैनी प्रोफेसर फारसी की. तो मैं हर जगह मतलब बेशर्मी से सबसे हेल्प लिया करती थी, तब जाके कहीं एक. और ये सोच के कि the books which need to be translated and they need to come into the public domain. बिल्कुल, डेफिनेटली. मुझे लगता है अभी रिसेंटली रेहान भाई तवारीख ख्वानी के जो बानी हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ भेजा था. तो वो बड़ा मुश्किल सा नाम था, और मुझे जहाँ तक याद है कि वो हब्स, उसमें कुछ हब्स का जिक्र था, और एक मतलब एक फिक्रा था छोटा सा, और उसके बाद उसमें वो कहते हैं कि ये सजाए शोर है, मतलब तकरीबन 5 अल्फाज थे उसमें. तो बड़ा कंफ्यूजिंग था. रेहान भाई ने भी मुझसे पूछा क्या चीज है. मैंने कहा भाई काले पानी की सजा है बेसिकली. मैंने भी उसको देखा, जिसका तो वही बात कि ऐसी उर्दू है वो जो अब इस्तेमाल में कम हो गई है. और फिर उसको जी, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ऑब्वियसली. हो जाता है उसको आपको एक उर्दू से अंग्रेजी में लाना बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसे दास्ताने कदर में जिस दिन आते हैं ये मेरठ से, रमजान का महीना है, 11 मई है, गर्मी है, तो उसमें ज़हीर दहलवी लिखते हैं कि अच्छा पूरे उसमें किताब में उन्होंने काफी पुराने रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं. तो कहते हैं सूरज सवा नेज़े पर सवार है. अब ये तो कयामत की एक निशानी है जो कुरान शरीफ में भी दी हुई है. निशानी है जी, मैं तरह से करेंगे सूरज जो है वो सवा नेज़े पे सवार है, क्योंकि उसको आप जब तक ये रेफरेंस नहीं समझेंगे कि ये दी गई है, ये कयामत की निशानी है, और आप जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसमें इतने एक्सप्लेनेशन तो डाल नहीं सकते. उनके तो रीडर्स को मालूम था कि ये क्या चीज वो बात कर रहे हैं, मेरे रीडर्स को तो सबको नहीं मालूम होगा. इस तरह से ये भी चैलेंजेस थे कि इनको किस तरह से हम मतलब टू कीप द ओल्ड वर्ल्ड फ्लेवर ऑफ उर्दू इन इंग्लिश इटसेल्फ. जैसे तो फिर काफी मैंने खैर फुटनोट्स लिखे, सब जगह लिखा. और एक जैसे उसमें था कि जले पाँव की बिल्ली. अब जले पाँव की बिल्ली को मैंने पहले लिखने की कोशिश की थी. मैंने कहा था कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ. तो मेरे जो एडिटर थे, आई हैड अ वेरी गुड एडिटर फॉर दैट सिटी ऑफ माय हार्ट में जो एडिटर थे मेरे, उन्होंने ये कहा, ही सेड this is a very modern English idiom. You can't use it for such a old world language. तो फिर उसके बाद हमने दिखाया कि cat with burnt paws. उर्दू का भी दिया और फिर ये भी दिया. So बहुत जगह मैंने उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल किए and gave the explanation in English ताकि दोनों का मजा रहे. So there's a very big challenge. क्योंकि जैसे मुझसे एक दफे मैं किसी का पढ़ रही थी, they said it's like translating a sitar into a violin.
तो अब जब सितार का ट्यून आप वायलिन पे बजाएंगे हाँ तो डिफरेंसेस आएंगे। अपनी लैंग्वेजेस के जी सब लैंग्वेज में नुआंसेस होते हैं। डेफिनेटली अपने फ्लेवर्स तो आते ही हैं, और ट्रांसलेशन में हमेशा इस चीज को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मूविंग ऑन। वो इन्होंने, रेहान भाई ने मुझे भेजा भी है, उसको था वो कि बाउबूर दरियाए शोर की सजा हुआ करती थी वो, जिसको काले पानी की सजा कहते थे। तो खैर, अच्छा, आपने शमसुर रहमान फारूकी साहब का जिक्र किया, और माशाल्लाह वो तो अपने आप में एक जीनियस आदमी है। बहुत मकबूल आदमी है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। और मीर पे जो उनका काम है, मैंने थोड़ी सी वो किताब पढ़ना शुरू की थी कुछ वक्त पहले, शेर शोर अंगेज। माशाल्लाह बहुत बहुत काबिल आदमी है। तो आई एम श्योर आपने बहुत इस्तिफादा किया होगा उनसे। अच्छा, अब हम मूव करते हैं द कैरेक्टर ऑफ शाहजहां। शाहजहां के ने जो जो विजन था, आर्किटेक्चरल विजन था शाहजहां का, चाहे वो लाल किले से लेके जामा मस्जिद तक, और उसके अलावा दीगर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। लाल किला के अंदर जिस तरह उसको डेवलप किया गया, एक रूलर जो है वो एक पर्सनल हाथ ले रहा है उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि जाओ बना दो मैं देख लूंगा, बल्कि सीरियसली एक एक फेज में ये ऐसे होना चाहिए, ये डिटेल्स ऐसी होना चाहिए। और साथ में ऐसा नहीं कि रूल नहीं कर रहे, वो रूल करने के तकाजे अपनी जगह, और तामीर के अपनी जगह। उसके साथ हम जामा मस्जिद देखते हैं, जिसका आपने जिक्र किया था एक जगह, कि जो उसका मीनार है जामा मस्जिद का, और जो शाहजहां का जो तख्त है, वो थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंस है कि तख्त थोड़ा नीचे है, और इतना बारीक नुआंस को क्रिएट करना। और उसके साथ फिर ऑर्फियस पैनल, जिसमें हजरत सुलेमान का एक रेफरेंस आता है, एक तरह की, एक कह लें वो मीरास को अदा करना हो जाता है। तो इन चीजों पे आप जरा कमेंट कीजिए कि इसमें शाहजहां का कैरेक्टर कैसे निकल के आता है, और ये क्या काम हुए हैं यहाँ पे। तो शाहजहां जो थे, मतलब जहांगीर वाज वेरी मोर इनफॉर्मल, ही हैड अ मोर इनफॉर्मल कैरेक्टर। जिस तरह से उनका लिखना था, जो भी कुछ था, शाहजहां वाज अ वेरी वेरी फॉर्मल पर्सन। आप अगर उनकी पोर्ट्रेचर भी देखें तो ही इज ऑलवेज शोन इन अ वेरी इंपीरियल पोस्चर। हमेशा, मतलब वो जी बादशाह जो थी उनकी, वो हमेशा ही उनकी कायम रहती थी। सो हिज आर्किटेक्चर वाज आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज इंपीरियल एम्बिशंस एंड हिज इंपीरियल विजन। सो जैसे अब ये लाल किला है, नाम इसका किला मुबारक था। This was built because he felt that his ceremonial processions could not go out in the narrow lanes of Agra. आगरा की गलियां उनके लिए तंग पड़ रही थी। एंड क्या कहते हैं, वो जो था किला जो था आगरा का, उसमें भी जब ये दीवाने आम करते थे तो उसमें इतने इनके जितने अमीर उमरा हो गए थे, वो सब नहीं फिट हो पाते थे। सो हिज इंपीरियल विजन वाज ऑफ, अब आप जाएं तो अगर आप देखें जो तख्ते शाही है, जिसके पीछे ही ऑर्फियस पैनल है, आप तख्ते शाही को ही देख लीजिए। सबसे पहले इतना तो ऊंचा है कि जो भी आएगा वहां पे उसे गर्दन ऊंचा करके ही देखना है बादशाह की तरफ। आप कभी बादशाह के बराबर नहीं हो सकते। फिर आप उसके ऊपर खड़े जो है, वहां पे एक बेंच भी है, बेंच भी बहुत ही खूबसूरत, एक मार्बल की स्टूल बना हुआ है, उस पर भी आप खड़े होंगे तब भी आप ऊपर ही देखेंगे। उसके पीछे फिर जहां से दरवाजे से बादशाह अंदर आते थे, वहां पीछे ही ऑर्फियस पैनल है। ऑर्फियस ऑफ कोर्स वाज शेपर्ड बॉय जो ये लूट बजा रहा है, एंड सिंगिंग टू द birds and the animals. But this reference is to Prophet Suleiman, because Prophet Suleiman का जो उनका अदल था, उनकी जो जस्टिस थी, उनका जो रूल था, that is supposed to be exemplary. तो एक उससे इन्होंने इंस्पिरेशन लिया। So the and जहां तक जामा मस्जिद का जो मिंबर है, मिंबर is higher than the तख्त शाही, because मस्जिद का जो इमाम has to be on a higher platform than the king. तो इन सब बातों का बहुत ख्याल रखा गया। एंड सारी जगह बहुत ही फॉर्मल आर्किटेक्चर है, एवरीथिंग इज बिल्कुल बराबर, ना पातो ना खैर। सिमेट्री का तो था ही शाहजहां को बहुत ज्यादा। अब तो टूट चाट चुका है किले के अंदर। 1857 के बाद अबाउट 70-80% ऑफ द बिल्डिंग्स वो ब्रोकन डाउन। जो सिर्फ ये जो मेन इमारतें हैं वही खड़ी रह गई हैं। जो साइड की बैल्कनी वो थे, आर्केड्स थे, गैलरीज थे, वर्कशॉप्स थे, छोटे घर थे शहजादों के, वो सब टूट गए अब तो। जी जी, राइट राइट। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ
शाहजहां's imperial desires and imperial personality, जिसको हम इस तरह नजर आता है। तो इफ वी मूव ऑन फ्रॉम, अच्छा, और फिर इस पैनल पे और जरा बताएं कि ये क्योंकि आर्किटेक्ट जो था वो खुद भी ही वाजंट इंडियन और फारसी, तो इसलिए उन्होंने एक जो पूरी टैपेस्ट्री बनाई है वो बहुत फॉरेन उसका टच है, मतलब बहुत इटालियन टच है जी। हाँ, इटालियन थे वो। अब ये नहीं पता है कि whether the panels came और पैनल्स ही सिर्फ आ गए थे कि उन्होंने आके खुद बिठाए, बट 1857 के बाद these panels were removed and they were sent to England. फिर जब दिल्ली दरबार हुआ है तो फिर वापस लाए गए हैं ये, फिर वापस लाके लगाए गए हैं। तो राइट राइट, मतलब अब दूर से तो हम देख नहीं पाते, लेकिन क्योंकि वहां पे प्लेक्सी ग्लास लग गया है तख्त के चारों तरफ, लेकिन पास जाके मैंने अंदर से देखा है नीचे से, तो दे आर जस्ट एक्सक्विजिट, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब पैनल्स के ऊपर चिड़ियां बनी हैं, जानवर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। सो दिस वाज दीज आर ऑल हिज द सेम सिंबॉलिज्म, उनका सिंबॉलिज्म पे बहुत वो था जोर। सिंबलिज्म, सही सही। अगर हम इस पॉइंट से देखें, शाहजहां से लेके अगर हम बहादुर शाह जफर के ज़माने तक आए, जिसमें तकरीबन कम से कम 200 साल का वक्फा है, तो हम आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं वक्त के साथ, तहबत है धीरे धीरे, क्योंकि बहादुर शाह जफर का ज़माना अल्टीमेटली वो 1857 में कल्मिनेट करता है, और जब वो उसको क्रिएट किया गया, ऑब्वियसली वो अपनी फुल प्राइम पे है, उसको हर चीज़ बिल्कुल अच्छी है, नपी तुली है और बहुत चमक रही है। तो ये डीके का जो पीरियड रहा, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा कि मोहम्मद शाह के ज़माने में, बल्कि फर्रुख सियार के बाद प्रॉपरली दरबार होना भी बंद हो गया, और फिर ऑब्वियसली वो ट्रेजेडीज हुई कि नादिर शाह का इन्वेजन हो गया, अब्दाली का इन्वेजन हो गया, मराठा आ गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो फिर आप इस चेंज को कैसे देखती हैं कि ये 200 साल में 1857 के पॉइंट तक, या उससे पहले जब बहादुर शाह जफर मुशायरे करवा रहे थे किला मुअल्ला में, इस पॉइंट तक कैसे ये चेंज आया है और क्या चेंज आया है, आप क्या देखती हैं? 1803 में पहले ही नादिर शाह का इन्वेजन, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन खोखला हो चुका था। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे वो अपने अपने इंडिपेंडेंट हो रहे थे, चाहे वो निजामुल मुल्क हो हैदराबाद में या अवध में, लखनऊ में नवाब साहब अवध के हो, हर जगह इस तरह से हो रहा था। मराठास अलग हो रहे थे, तो मराठास अलग हो गए थे। तो इनका जो था शाह आलम जो थे, जब शाह आलम तख्त पर आए हैं तो वो भी दिल्ली के बाहर बैठे थे। उसके बाद फिर जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो दीवानी चली गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। 40% ऑफ द मुगल एम्पायर्स रेवेन्यू केम फ्रॉम बंगाल। अब वो 40% आपका चला गया, एंड यू आर गेटिंग अ पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप ब्रिटिश उनके पेंशनर हुए। फिर वो आते हैं वापस ही, शाह आलम कम्स बैक टू दिल्ली, शाह आलम द सेकंड, एंड ही कम्स बैक एज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठास। फिर वो मराठा से उनकी नहीं बनती है। देन 1803 में जब बैटल ऑफ पटमलगंज होता है एंड द मराठास लूज टू द ब्रिटिश, तो ये बहुत ही खुशी से उनके पेंशनर बन जाते हैं अंग्रेजों के, नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग। एंड बाय द टाइम इसको कहते हैं जब बहादुर शाह आते हैं तो बहादुर शाह के हाथ में कुछ है ही क्या, वो तो आपके गजलें सुना के चले जाते हैं। सो जिस तख्त के ऊपर, मतलब दिस गजलों का जो एक फरहतुल्लाह बेग ने अपनी किताब जो है उसमें इसका जिक्र किया है कि बादशाह जो है नई गजल सुना रहे हैं दीवाने खास में। अब दिस मे और मे नॉट बी हिस्टोरिकली ट्रू बिकॉज फरहतुल्लाह बेग इज आल्सो राइटिंग इन 1930, बट आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन इडियम कि ही स्पेंड्स, बादशाह तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो सारा उनके अंग्रेजों के हाथ में था। इवन इन ये दास्ताने गदर में भी ज़हीर दहलवी जब बताते हैं कि भाई जो उनका एक मेरा बहुत पसंदीदा उसमें से कहानी है कि जिस वक्त बहादुर शाह जफर झरों का दर्शन तो करते थे, झरों के दर्शन के लिए वो बैठे हैं, वो देखते हैं कि रेती के ऊपर, जमुना के ऊपर कुछ कसाई डेरा डाले बैठे हुए हैं। आज के क्या हो गया, जैसे कि हमको अंग्रेजों ने शहर निकाला दे दिया है हुक्म, तो ये अपना भी वहीं खेमा लगवा लेते हैं। जब अंग्रेज आता है, किलेदारों पूछता है कि हजूर आप क्या कर रहे हैं, तो इसे जहां मेरे लोग हैं वहां मैं रहूंगा। तो इनका उस वक्त तक ये नहीं था कि हुक्म दे दे कि नहीं भाई इनको निकाला नहीं जाएगा। ही हैड टू प्रोटेस्ट।
एंड प्रोटेस्ट में डिसेंट करना था इनको. ही डिसेंटेड विद द ब्रिटिश एंड इनकी डिसेंट मान ली गई. फिर उसके बाद वो ग्वालों का होता है, द ग्वालास कम अगेन. ही सेज द सेम थिंग कि मेरे बाद तुम ईंट से ईंट बजा लेना, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम नाखून को हाथ से अलग नहीं कर सकते हो. एंड ही मेक्स श्योर दैट दे गो बैक टू द सिटी. सो इनके हाथ में कुछ था ही नहीं. So these are stories that are there. ये तो documented है that the rule administration was in the hands of the British. और वो जो मुनादी थी वो तो मुनादी भी नहीं थी, खिलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुकुम कंपनी का. बिल्कुल बिल्कुल राइट. तो जब पॉलिटिकल पावर इन चुका. जी दोबारा फरमाइए. मैंने कहा हुक्म भी नहीं चल रहा था इनका ना, हुक्म भी तो कंपनी का ही चल रहा था 1803 के बाद से दिल्ली में. सही सही. हाँ मतलब 1857 वो आखिरी मोमेंट है जो आपको नजर आता है कि इसमें थोड़ा सा डिसेंट आपको नजर आता है, वरना उसके अलावा तो बस आप पेंशन ले रहे थे बैठे हुए और शायरी कर रहे थे. कर नहीं सकते थे और कुछ. भाई मिर्जा जहांगीर ने बगावत करने की कोशिश की, उनको उन्होंने इलाहाबाद के किले में नजरबंद कर दिया. सही सही. आप बहादुर शाह जफर को नेगेटिव लाइट में देखती हैं, पॉजिटिव लाइट में देखती हैं पर्सनली? देखो, whatever has happened before him. He is not responsible for the loss of either the revenue of Bengal, Bihar and Odisha, or even for becoming a pensioner. वो तो हो चुका था. अब ये आए हैं तो he tries to do the best that he can. So I see him in a positive light because अपनी समझ से जो कर सकते थे किया. एंड जहां तक इनका 1857 में जो इनका रोल है, बहुत एक बढ़िया किताब है मेहंदी हसन की, बहादुर शाह जफर पर. बहादुर शाह ही नाम है उसके, किताब का भी नाम बहादुर शाह है, जिसमें उन्होंने इनके पूरी शख्सियत के ऊपर बहुत खूबसूरती से लिखा है. ज़हीर दहलवी ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा है कि ही वाज मतलब ये एक चिश्ती सिलसिले के वो भी थे, सूफी भी थे. उसके अलावा ये क्या कहते हैं, शायर थे, चाहे शमशीर जनी हो, चाहे वो ये जो अली मद की एक वो होती थी, कुश्ती होती थी, वन आर्म कॉम्बैट, कैलीग्राफी हो, कोई चीज तो ऐसी नहीं थी जो इन्हें ना आती हो. उड़ती चिड़िया को ये शिकार कर लेते थे और चलती हुई हवादार से. सो हवादार चल रही है, उसमें ये बैठे हैं, चिड़िया उड़ रही है, इतने ये क्रैक शॉट थे. तो हर तरह से ही वाज, जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न थे, बट ही हैड नो कंट्री टू रूल. सो आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेटिव भी अच्छा करते, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा करते. लेकिन जब तक 1857 आता है और इन्हें मौका मिलता है और ये फिर वो प्रोक्लेम करते हैं कि आप बादशाह हैं हिंदुस्तान के, ये तो बहुत उम्र हो चुकी थी इनकी. 82 तो थी ही है, तो 82 साल की उम्र में एंड ही कुड नॉट मैनेज. वो जो था वो इनके साथ साथ इतने ज्यादा साजिशें भी हो रही थी. जब ये हुमायूं के मकबरे आखिर जाते हैं और इनको बख्त खान कहते हैं कि आप यहाँ से निकल लीजिए एंड वी विल लिव टू फाइट अनदर डे, तो इनके साथ रजा वली हैं, इलाही बख्श हैं, जो इनको कहते हैं नहीं नहीं आप सरेंडर कर दीजिए. अगर सरेंडर करते हैं तो फिर कैद में जाते हैं, फिर इनके बेटे बेटे सब मारे जाते हैं. सो देयर वर सो मेनी ट्रेजेडीज आल्सो व्हिच हैपेंड एंड ही वाज जस्ट टू ओल्ड. एंड ये मैन मतलब देख, जो 1857 को अगर, क्योंकि जितने हमारे वो थे जो सिपाही थे, कोई बख्त खान को छोड़, ज्यादातर सब लोअर लेवल पे थे. बख्त खान सबसे, वो भी सूबेदार के लेवल पर थे. तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तो इनके पास था, मतलब एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस एक दो को छोड़ के सिपाहियों के पास नहीं था. और जैसे जब ये आते हैं मेरठ से, चाहे मेरठ हो चाहे दिल्ली हो, ये कैद खाने से सारे क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं, तो एक लूटमार भी मचती है, एक अफरा तफरी भी होती है, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेस है वो उनके खिलाफ हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ ये बहुत सारे कलर्स हम इनमें देखते हैं बहादुर शाह जफर. ये जो बेसिकली आपका, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो मेनली 1857 का रेवोल्यूशन नहीं है, तो मैं इससे आगे मूव करूंगा. हम तो यहाँ मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं. एक शेर मुझे इनका याद आया, बहादुर शाह जफर का खुद का शेर है जो उनकी शायरी में बहुत ज्यादा आपको नजर आता है. वो एक अफसोस, एक रंज के मैं क्या हो सकता था मुझे नहीं मिला, तो या मुझे अफसर शाह ना बनाया होता, या मेरा तख्त गदाया ना बनाया होता, और रोज मामूर है दुनिया में खराबी है जफर, रोज मामूर है दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता. तो अक्सर ये बहुत बहुत थीम है इनके यहाँ. बिल्कुल. अच्छा, या तो लेकिन हालांकि मशहूर अब वो सिर्फ बात करनी जी
मैंने कहा यही तो उनके साथ सबसे बड़ा ट्रेजेडी थी कि उन्हें ताज तो मिला लेकिन वो गदाया, जी, और जब ये गजाया ताज मिला, सही सही। तो हाँ, जिस कहीं भी देखो, आप इवन बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी है, तो हाँ वो यही बात है ना करने, कि भाई मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। लेकिन एक चीज आप अच्छा, देखिए, यहाँ पे मैं जी बोलिए। नहीं मैं कही थी एक चीज ये देखिए जी जी कि बोलिए। डिक्लाइन हो रहा है लेकिन कल्चरली जो है ना वो जेनिथ पे पहुंच रहा है दिल्ली। जो बहादुर शाह जफर का जो कोर्ट था, बिल्कुल उसमें जो शायर थे, उसमें जो राइटर्स थे, चाहे वो इमाम बख्श साहबाई हो या क्या कहते हैं ये जकाउल्ला हो, ये मास्टर रामचंद्र हो, ये जो सब थे, एक तरफ तो सारे स्कॉलर्स थे, एक तरफ आपके गालिब और मोमिन और अजुर्दा जैसे शायर हैं। सो एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल डिक्लाइन। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सही सही फिनोमेना। सही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब वैसे ऑन अ बिगर स्केल हम पावर में लूज कर रहे हैं, हमारी कोई से नहीं है, लेकिन चलो इस बहाने शेर ही कह लें, ये तो किया जा सकता है, ऐसी कोई बात है। नहीं जी। ऑल्सो उनके पास अच्छा मैं कोई मतलब बैटल्स तो उन्हें जी जी लड़ने जी। नहीं थे, उनको अपनी एनर्जी हम्म, सारे लोग थे, they were living a more or less a very comfortable lifestyle ना, तो they had बिल्कुल more time बिल्कुल। to do cultural activities। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो है ना, वो करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो और कोई काम आता ही नहीं है, यही करना है बस। तो अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे आते हैं कि मॉन्यूमेंट की अगर बात की जाए तो एक बाजार था जो किला मोहल्ला में मौजूद था, शाहजहांबाद के आर्किटेक्चर में, और आप माशाल्लाह काफी ट्रैवल किया है आपने, और इसी कस्द के साथ ट्रैवल किया है कि आप आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स देख सकें। लास्ट ईयर आप ईरान भी गई थी माशाल्लाह। तो फारसी और लाइट चलेगी दोबारा आपके यहाँ, फारसी और यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर था, तो अरब, फारसी और मुगल आर्किटेक्चर में आप क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस देखती हैं, इस बाजार को हाईलाइट करते हुए, और उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ हो तो बताइए। देखिए जो बाजार मुजक्कफ है, जो कवर्ड बाजार जिसको कहते हैं, मेरी जबान से लड़खड़ा जी जाती है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो कवर्ड छत्ता जी जी। चौक जिसको, ये इस्फहान के बाजार पे मॉडल है, और इस्फहान का बाजार जो इमाम स्क्वायर में है नक्शे जहान में, वहां मैं जा चुकी हूँ। सीरिया के भी एक सूक में मैं जा चुकी हूँ जो जी कवर्ड है, ओमान में, बहुत जगह, मिडल ईस्ट में बहुत जगह आपको ये पर्शिया में इस तरह के कवर्ड सूक्स मिलते हैं। उसके ऊपर इन्होंने मॉडल किया था उसकी पेंटेड, और वो, तो जब अभी मैं पिछले साल गई थी इस्फहान, तो इस्फहान के जब बाजार में हम चल रहे थे तो मुझे, और या इस्फहान का जब मैं वहां पे उनके उसमें गई, जो उनके पैलेसेस थे, उनकी जो मस्जिदें थी, वहां जाके मुझे ये इतना सेंस ऑफ लॉस और वो हुआ कि जिस तरह से, देखिए वहां पे भी काफी डायनेस्टीज आई हैं, डायनेस्टीज पहले सफाविद से, फिर उसके बाद काजर आए, फिर पहलवीज आए, उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन वहां के ऊपर इतनी खूबसूरती से कि उनकी जो हेरिटेज है ना वो प्रिजर्व्ड है, वहां पे एक जी जी सेंस ऑफ जी। ओनरशिप जो है, दैट सेंस ऑफ ओनरशिप वाज मिसिंग हियर। कि अच्छा, यहाँ के ऊपर जिस तरह से, अब आप ये समझिए कि द मुगल्स वर अ बिगर डायनेस्टी देन द सफाविड्स अंडर एट द टाइम ऑफ शाहजहां, लेकिन और शाहजहां डेफिनेटली। की जो किला है, अगर आप उसको देखिए किला मुबारक को, और आप उनका अली कोपू एक कापू पैलेस है उसको ही देख लीजिए, तो दैट इज सो ब्यूटीफुली प्रिजर्व। वहां पे जो आयना बंदी है और यहाँ का जो आयना बंदी है, मतलब एक ही से रहे होंगे। मैं तो उसको देख के सिर्फ यही सोचती रही, मैंने कहा ये भी किला मुबारक अपने वक्त में ऐसा ही शायद रहा होगा। जब मैं वहां की आयना बंदी या वहां का काम वर्क देख रही थी, एंड पेंटिंग्स एंड जी एवरीथिंग था, और यहाँ पे मतलब that sense of loss is very great when I go and see well preserved heritage। आप इतनी दूर क्यों जाए, आप राजस्थान में ही चले जाइए ना, राजस्थान के किले हैं, आमेर का किला देख लीजिए और लाल किला देख लीजिए भाई। जी। राजस्थान का किला तो इनके वो कमांडर्स इन चीफ थे ना जिन्होंने बनाया, तो अगर कमांडर इन चीफ का इतना जबरदस्त किला था तो बादशाह का क्या रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? हाँ, मैं इस पॉइंट पे ये कहूंगा कि जो लोग अपने अगर सवाल पूछना चाहते हैं, कि हमारे पास तकरीबन 10-15 मिनट का वक्त और है,
तो अगर कोई सवालात आपके हों तो हमें ज़रूर भेजिए। इस पॉइंट पे आपने बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ पे एक इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार है, इसका भी ज़िक्र आया है। एक साहब ने पूछा, एक साहिबा ने रबिया ने पूछा। लेकिन ये मिडल ईस्ट के जितने सूक से मैंने दमिश्क का देखा है, जो डमास्कस में जो है, तो डमास्कस का और इस्फहान का बहुत ही मिलते जुलते बाजार हैं, और ओमान में देखा है मैंने, तो मेरे ख्याल से सिमिलर ही होंगे, और छत्ता चौक अरब उसी के वर्ल्ड में मिलता है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिल्ली को लूटा भी तो गया है ना, वो को एक बहुत। मामला भी अलग है। हाँ, मैं तो तो दिल्ली ने जो बर्दाश्त किया ईरान गई तो तो किसी ने दरियाई बर्दाश्त जी, दोबारा कहिए? मैंने कहा ईरान जब मैं गई तो मैं उनके बैंक में दरियाए नूर देखने गई, जो नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गए थे। जी, एक जो जी, जी, दरिया जो है। जी, 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 वो कोई कोहिनूर वहाँ इंग्लिस्तान में है कि दरिया नूर यहाँ पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास सिर्फ़ कोह दरिया रह गया, बाकी नूर चला गया। सही, सही। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं 2 बातें हैं मेरे ज़हन में। एक था ये कि हम आपने क्योंकि कुक बुक्स भी बहुत लिखी हैं, आपका इसमें भी बहुत इंटरेस्ट है माशाल्लाह, और इसमें भी आपने मुगलई कुज़ीन पे बात की है। तो इस पे आप बिल्कुल बताइए। मुझे हालाँकि ठीक है, मॉन्यूमेंट्स में ऑब्वियसली इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैं इस सेक्शन पे आया तो आई वाज़ सो हार्टिली सरप्राइज़्ड कि इसमें एक फूड सेक्शन है, व्हिच यू वुड नॉट एक्सपेक्ट इन अ हिस्ट्री बुक। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने नहारी वगैरह की रेसिपीज़ लिखी हैं उसमें माशाल्लाह। तो जब मैंने इसको लिविंग सिटी लिखा है, शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, तो आज आप किसी से भी पूछ लीजिए तो वो जब शाहजहानाबाद की या पुरानी दिल्ली की बात करेगा तो सबसे पहले वो नहारी की ही बात करेगा। तो इसलिए आई बिल्कुल, इंक्लूडेड दैट, दिस इज अ बिग, द cuisine इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट सिटी। एंड हाउ डिड दिस cuisine डेवलप? अच्छा, हम आज के दिन जो मुगलई कहते हैं, उस मुगलई का इस मुगल खाने से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। ये इनका मुगल खाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मुगलई टुडे, बिकॉज आज के राइट, हम मुगलई काफी हम टोमेटो बेस्ड, क्रीम बेस्ड खाना होता है, इनका ऐसा नहीं था। एंड अगर हम नुस्खा शाहजहानी देखें, जो एक उसको मिसेस सलमा हुसैन ने ट्रांसलेट भी करा है अंग्रेजी में, तो उसमें आप जब मुगलई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मुगलई क्विजीन, तो यू विल नेवर थिंक ऑफ वेजिटेरियन। लेकिन जब आप नुस्खा शाहजहानी देखें तो हाफ द बुक इज फुल ऑफ वेजिटेरियन रेसिपीज। सो व्हाट वी जी, पास ऑफ फूड इज डेफिनेटली नॉट मुगल फूड। अच्छा, जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी ये बज़्म आखिर में शाहजहां, उनके बहादुर शाह जफर के दस्तरखान का जिक्र है, उसमें क्या क्या खाने बन रहे थे, तो उसमें मुरब्बे हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो सही। सब्जियों का भी जिक्र है। सो एज आई सेड, and food is, I'm very interested. I love eating, I love cooking, and I love reading about food also, especially food history. राइट, राइट। फूड If हिस्ट्री you इसमें were, एक किस्सा आप मुझे ज़रूर सुनाइए। जी, जी, बोलिए। I said somebody has asked if we were to trace the walls of the walled city, बहुत कम जगह दीवारें बची हैं। अब दीवार भी जी, टूट जी, चुकी दीवारें ही बहुत कम रह गई हैं। है, दीवार बची है। राइट, राइट। बल्कि आपने जैसे लिखा, जैसे कश्मीरी दरवाज़े को तो फिर अलग ही कर दिया गया है, तो दरवाज़े तक इवन अलग कर दिए गए हैं। उनका एक्सेस काफ़ी कम हो गया है। कुछ टूट गए, जी, कुछ जी। तो दरवाजे तोड़ दिए गए। इसमें कुज़ीन कुछ तो दरवाज़े तोड़ दिए गए, सही बात है। जी, जी। कुज़ीन में आपने शीश कबाब का जो ज़िक्र किया है, वो कहानी ज़रूर सुनाइए कि वो सेंट्रल एशिया में वो किस शक्ल में हुआ करता था? वो एक जब ये मतलब एक नोमैडिक, ऐसी शक्ल थी जिसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, नोमैडिक खाना था, और अब वो एक प्रॉपर खाना बन गया है। यहाँ तक का उसका सफ़र कैसे है? तो ये आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सैडल बैग्स में लेके आप स्क्वर्ड मीट, मैरिनेटेड मीट लेके चल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आप जब आपकी आर्मी ट्रैवल कर रही है, स्पेशली इन द 12th-13th सेंचुरी, तो आप जी, जहाँ पे रुके वहां पे आपने उसको जल्दी से बारबेक्यू किया और खा लिया। दैट वाज द इजीएस्ट वे टू डू इट, एंड दैट इज हाउ दीज कबाब्स एंड राइट, दिस फूड वाज डेवलप्ड। तो उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, अब राइट, लखनऊ राइट। में शाही कबाब के भाई उनसे
गोश्त नहीं खाया जा रहा था तो वो शामी कबाब बन गया, और वो किसी साहब ने डमास्कस के कोई कहते ही है कि इट वाज अ कुक फ्रॉम शाम, तो इसलिए नाम शामी हो गया। डमास्कस को उर्दू में शाम कहते हैं। अच्छा। वो काकोरी कबाब बने कि वो जो है वो बिल्कुल ही रेशा ना हो। तो इसी तरह से फूड कीप्स इवॉल्विंग एंड फूड कीप्स न्यू फूड कीप्स कमिंग अप, नाम चाहे वही रह जाए। और आजकल तो हम लोग किसी भी चीज को शाहजहानी नाम दे दो, जहांगीरी लगा दो नाम के आगे, कोई भी मुगल बादशाह का नाम लगा दो, एंड देन इट बिकम्स अ मुगल कुजीन। सही सही सही। आई वंडर औरंगजेबी कबाब क्या होंगे। और और कौन देखिए खाएगा? आपने जो बात कही कि हम्म। हाँ, कौन खाएगा, सही बात कि जो समथिंग दैट यूज्ड टू बी सर्व्ड एज फूड फॉर कन्वीनियंस, चाहे वो सफर का खाना हो या नहारी वर्किंग क्लास का खाना हो, नाउ हैज बिकम अ डेलिकेसी। इंडीड। अच्छा, इसमें लास्ट आखिरी बात, मैं किसी और भी सवालात हों तो ज़रूर पूछिए आप। आखिरी बात मैं अपनी तरफ से जो पूछूंगा वो करंट सिचुएशन पे पूछूंगा कि अब शाहजहांबाद कैसा हो गया है, क्या रह गया है। और जैसे एक जिक्र यहाँ पे आया था कि मुबारक मस्जिद जो है वो जो है वो अब शिकस्ता हालत में हम देखते हैं, इट्स नॉट एज गुड एज इट यूज्ड टू बी। और जनरली आप कैसे इस मिलियो को कंपेयर करेंगी, जो इस करंट सिचुएशन है इस पे आप बताइए। शाहजहानाबाद को जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए हैं, देव सेड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। आज वो स्लम का दर्जा दे दिया गया है, इट इज क्लासिफाइड एज अ स्लम। और ये देखिए, इसको ये सूफियान ने तस्वीर ली है, देख के इसको इतनी तकलीफ हो रही है कि ये 1822 में बनी थी। इसका मैं आपको क्रोनोग्राम पढ़ के सुनाती हूँ। उर्दू में, फारसी, अरबिक में एक तारीख निकाली जाती है एक वर्स के जरिए, क्रोनोग्राम के जरिए। इसका क्रोनोग्राम देखिए और फिर इसको देखिए, इसका वही लिखा हुआ है इसके दरवाजे पे। क्रोनोग्राम इज, ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। मुबारक बेगम built this mosque which is superior to the arched sky. Its dignity is no less than that of Jerusalem. Call this a second Jerusalem. अब इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ के ऊपर जगह कम पड़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, देयर इज सो मच ऑफ क्या कहना चाहिए, इतना ज्यादा जोर है पुरानी इमारतों के ऊपर, क्योंकि इंक्रोचमेंट भी है और एक जी अर्बन डेवलपमेंट भी है, एंड थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी भी है लोगों की। अब इसी मस्जिद, ये मस्जिद जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे, इसकी मस्जिद के नीचे दुकानें हैं। अब इनकी मरम्मत के लिए दुकानों में भी क्या कहते हैं, एक अनप्लान्ड सी वहां के ऊपर, पहले जितनी मस्जिदें थी उनमें नीचे दुकानें हुआ करती थी कि उसकी मेंटेनेंस उससे आया करती थी। और वो किराए तो वहां बढ़ नहीं रहे हैं। अब देख लीजिए सही। आप यहाँ के, मस्जिद लाइक दिस हैज फॉलन डाउन, इट्स वेरी ट्रेजिक। शाम को ही मैंने ये तस्वीरें देखी, तब से मुझे, आप ये देख लीजिए ना कि अब आपको तार, वहां लंबे लंबे तार जो है ना वो जमीनों तक लटके हुए होते हैं। जी और है वहां जी। पे, मैं मतलब जाती हूँ तो ज्यादातर पैदल चलना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर आप रिक्शे में बैठ जाए तो आपकी हड्डी पतली चूर हो जाए वहां पे। इतनी गड्ढे हैं वहां पे सड़कों में, गाड़ियों का तो खैर कोई सवाल ही नहीं कि वहां जाए। सो ये एक सही दुनिया सही। के सबसे खूबसूरत शहर में से एक था कभी। टुडे इट्स जस्ट अ स्लम। सो इट्स, ये सब चीजों से बहुत तकलीफ होती है शाहजहानाबाद में जाके, कि क्या था और अब क्या हो गया है। और वहां पे लोग हैं, जैसे अब ये सूफियान है जिन्होंने की तस्वीर थी, ये पुरानी दिल्ली वालों की बातें करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन है। ये सब कोशिश कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल बदली जाए इसको, क्योंकि देखिए 1857 से भी जूझा ये शहर, और 1947 से भी। तो ये दो बहुत ही बड़े इसके ऊपर हादसे गुजरे। और अब जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग इट बैक, bring it out of that the thing mentality of Islam। बहुत सारे एजुकेशनल वहाँ के ऊपर इनिशिएटिव्स हैं। एक तो दिल्ली यूथ वेलफेयर सोसाइटी ही कर रही है, जो इसमें ये चंगेजी साहब हैं, नईम भाई हैं, सूफियान है, शोक माथुर है। एक है मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम करके है, वो लोग ट्यूशंस दिलवाते हैं बच्चों को जो बैठ रहे हैं। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने मुझे भेजे थे। बच्चों के कुछ लड़कियां जिनके 90% से ऊपर आए, 95-96% आए। तो दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, टू शहर को की शक्ल बदले, लोगों की सोच बदले, एंड जो बाहर वाले हैं और जो वहां रहते हैं सबकी। सो अ लॉट ऑफ नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि मे बी एक अगले जनरेशन तक, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है उसका, जो अगला क्योंकि
ये कहीं ना कहीं तो सब डिप्राइव थे। 1857 के बाद वो कंसिडर्ड द एनिमी, इनको निकाला गया शहर। फिर जब वापस आए, फिर 1947 में काफी पॉपुलेशन चला गया, नया पॉपुलेशन आ गया, जो रह गए देवर मतलब इतनी अच्छी हालत में ना रहे। तो ये सबब है कि चीजें बदल रही हैं। एंड हवेलियां जो है अब उसके अंदर कटरे बन गए हैं। एक आप हवेली का दरवाजा देखिए, एक रजिया बेगम की हवेली है जिसका मैंने जिक्र किया है, अंदर उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 40 या 50 फैमिलीज रहती है। हवेली तो सिर्फ दरवाजे की रह जी। गई है, अंदर और कुछ भी नहीं है, हर चीज टूट चुका है। सो अब ये हालत है वहां पे। अब अच्छा, जहां पे आपने इसको हेरिटेज जोन डिक्लेयर कर दिया है वहां मरम्मत नहीं हो सकती। सो इट इज अ वेरी सैड, एंड आई होप समथिंग इज डन टू प्रिजर्व इट, बिकॉज हाँ, हेरिटेज यहाँ किसी अपनी ने लाहौर जी हाँ, कि वहाँ पे भी रिच की जो है वो बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है एक्सेप्ट बादशाही मस्जिद। तो ये क्या कुछ हमारी जहनियत का मसला है, मतलब इंडिया पाकिस्तान में, कि हम लोग अपने हेरिटेज को प्रिजर्व नहीं करते, गवर्नमेंट का मसला है? क्या समझती हैं आप, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक तो हम खुद भी हैं। देखिए चाहे लाहौर हो चाहे दिल्ली हो, दोनों में ही पार्टीशन में काफी सफर किया। और जी उसके बाद फिर हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए ना पहले अपनी चीज के लिए। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ईरान चाहिए आप, ईरान में चाहे वो शाह का बनाया हुआ हो, अब शाह को आपने टॉपल कर दिया, हटा दी उनकी हुकूमत, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, लेकिन उनके आप पैलेसेस जाइए, सदाबाद कॉम्प्लेक्स एक है, उसमें उनके 2 पैलेसेस हैं, जिसमें एक में तो ये शाह रजा शाह पहलवी थे, एक उनके वालिद का है। इतनी खूबसूरती से प्रिजर्व है, इतनी खूबसूरती से एक एक चीज वहां रखी है, वैसे ही जी सजाई हुई भी, और उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये डाइनिंग रूम था इनका, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप, एक सेंस ऑफ प्राइड जो है ना, वो हमारे अंदर नहीं है। और जब तक हमारे अंदर वो नहीं आएगी, हम अपनी किसी चीज को समेट नहीं सकते, ना संभाल सकते हैं। वो आई होप कि भाई जब आप उसके बारे में जानेंगे, दिस कम्स आल्सो फ्रॉम इग्नोरेंस, तो दैट इज व्हाई मैं एक मेरा ये भी रहता है, मैं बात करती हूँ। मैं अकेले क्या हूँ, बहुत से लोग हैं जो हेरिटेज लवर्स हैं, जो आजकल बहुत लिख रहे हैं हेरिटेज के ऊपर और कर रहे हैं। सो हम सबकी ये कोशिश है कहीं ना कहीं कि आप अपने हेरिटेज को जानिए, उससे मोहब्बत कीजिए, जब मोहब्बत करेंगे तभी आप उसको संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। वाकई इसका एक शऊर और इसकी मोहब्बत खुद इंसान में, जब बंदे में जागना चाहिए, और वो धीरे धीरे आई होप वो आगे आए, हम भी उस चीज़ को एमुलेट कर सकें जो ईरान में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो रहा है। तो बहुत अच्छी बातें कर रही थी राना साहिबा हमारे साथ। और उनकी किताब है वो वेयर स्टोन स्पीक, ये ट्रिलॉजी है, आप इसको ज़रूर जाके पढ़िए। मैं आखिर में एक मीर का शेर है दिल्ली के बारे में, वो शेर मैं सुनाते सुनाते हुए ये बात खत्म करता हूँ कि जो दिल्ली का हाल हुआ उन्होंने खुद भी देख लिया था। तो दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, बल्कि वीरान कर दिया। उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया राना साहिब हमसे बातें करने के लिए। बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया।